हेलो दोस्तों, सिंपल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था एसडीआर, जो हम लोगों ने बोला था वील बी कमिंग अप विद अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट, एंड हियर वी आर। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एसडीआर। अच्छा, एक चीज रिवाइज करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज जब हम पढ़ रहे थे उसके अंदर 4 कंपोनेंट थे। एक था एसडीआर, एक था कैश, एक था गोल्ड, और चौथा क्या था आपको अगर याद नहीं आ रहा, मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म आपको बता सकता हूं, आरटीपी। व्हाट वाज दैट? इसकी फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइए। याद नहीं आता तो दिमाग थोड़ा जोर डालिए और पुरानी वीडियो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा कुछ चीज और, आज यूपीपीएससी 2019 के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे लोग जिन्होंने जनरल स्टडीज में अच्छा किया बट सीसैट की वजह से फिर से मार खा गए। बहुत जल्दी हम लोग, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था, सीसैट की डेडिकेटेड फ्री वीडियो सीरीज हम लोग सिंपल क्लासेस में लेके आ रहे हैं। इस वीक से ये वीडियो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। चलिए आज का लेक्चर विच इज ऑन स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर स्टार्ट करते हैं। So, what are SDR? SDR क्या है? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स के दिमाग में SDR पढ़ते टाइम। देखिए, ज्यादा स्टडी नहीं करना है, डेप्थ में नहीं जाना है, पीएचडी नहीं करनी है, थीसिस नहीं करनी है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा सिंपल प्रीलिम्स में, हमको वही सही करना है। उसी तरीके से एक स्मार्ट स्टडी करते हुए हम चलेंगे। SDR देखिए समझ नहीं आता, अभी हम नहीं बताएंगे कि SDR क्या है, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्योंकि टीडियस प्रोसेस है, टीडियस टॉपिक है। तो मैं चाहता हूं मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सारी इंफॉर्मेशन देता चलूं, स्लाइड बाय स्लाइड। जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग उसको पढ़ेंगे, और जब पीपीटी या फिर ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद हम लोग इसकी डेफिनेशन खुद बनाएंगे, ठीक है? टफ चीज को हैंडल करने का क्या तरीका है, उसको ब्रेक कर दो छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो, इंडिविजुअल पार्ट को स्टडी करो, बड़ी की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे जो कंटेंट लिखा हुआ है उस पर फोकस करते हैं। एसडीआर इज क्रिएटेड बाय आईएमएफ। किसने बनाया है? आईएमएफ ने। कब बनाया है? 1969 में, ठीक है? आईएमएफ ने इसको बनाया, 1969 में बनाया। सेकंड पार्ट, टू सप्लीमेंट ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज, ठीक है? आईएमएफ है, आईएमएफ के मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? करंट नोट सेक्शन में को बताइए। क्या इंडिया इसका मेंबर है, या हाँ या ना, वो भी मुझे बताइए, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट लिखा है, टू सप्लीमेंट ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। अभी तक आईएमएफ के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे उसके अंदर गोल्ड होता था, करेंसी होता था। आईएमएफ ने यहाँ पे अपना एक कंपोनेंट एसडीआर इंट्रोड्यूस करा, ठीक है? एक तरीके से आइए, अगर ये पूरी टीम है तो एसडीआर आईएमएफ का एक प्लेयर है। एसडीआर के थ्रू ये पूरे के पूरे रिजर्व्स का फाइनेंशियल प्रोसेस आईएमएफ कंट्रोल करता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो पॉइंट उन्होंने लिखा है कि मेंबर कंट्रीज के रिजर्व्स को सप्लीमेंट करने के लिए, मेंबर कंट्रीज के पास रिजर्व्स में क्या क्या था? गोल्ड था, करेंसी थी कैश के फॉर्मेट में, और आईएमएफ का दिया हुआ एक टूल जिसको बोलते हैं एसडीआर, जिसके थ्रू आईएमएफ ये सारा प्रोसेस, लेन देन, डेट मैनेज करता है। अब यहां पे लोग बोलते हैं कि एसडीआर इज इंटरेस्ट बियरिंग। एसडीआर जो भी है, जैसे हमें पता है, अभी हमें नहीं पता कि क्या है, बट जो भी चीज है इट इज इंटरेस्ट बियरिंग। अगर आपके पास एसडीआर है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे 3 चीजें समझने लायक ही। आईएमएफ ने इसको बनाया है, 1969 में बनाया है। अब के जो आईएमएफ के जो मेंबर कंट्रीज थे उनके लिए ऑफिशियल रिजर्व में एक सप्लीमेंट के तौर पे एसडीआर को इंट्रोड्यूस करा गया। अब एसडीआर जो भी चीज है इस पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? ये पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखने हैं। कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या इंटरेस्ट मिलता है एसडीआर पे? अगर कोई कंट्री एसडीआर होल्ड करती है, यस, उसको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट आईएमएफ के जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उसका यूनिट ऑफ अकाउंट जो है वो एसडीआर कहलाता है, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया, काफी चीजें हैं। ये कैश है, कैश के फॉर्मेट में बहुत सारी करेंसीज का समअप भी है, यूनिट ऑफ अकाउंट्स भी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएमएफ के एसडीआर के फॉर्मेट में हैंडल होते हैं। यहाँ पे एक चीज और हमने समझी कि जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है आईएमएफ के, वो एसडीआर के फॉर्मेट में डील किए जाते हैं। तो इस तरीके इसको अगर यूनिट ऑफ अकाउंट्स भी बोला जा सकता है, तो एसडीआर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज यूनिट ऑफ अकाउंट। अभी तक हमने समझा नहीं है इन डिटेल कि एसडीआर क्या है, बट एसडीआर को यूनिट ऑफ अकाउंट इन टर्म्स ऑफ आईएमएफ भी बोला जाता है। अब एसडीआर के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं कि एसडीआर की जो वैल्यू है, ठीक है? एसडीआर की वैल्यू जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी वैल्यू डेली निकाली जाती है, ठीक है? आज निकाल ली, फिर कल दोबारा से इसकी वैल्यू निकाली जाएगी, पर एक बार फिर से इसकी वैल्यू स्क्रैच से निकाली जाएगी। हर रोज इसकी नई वैल्यू आईएमएफ के थ्रू हमें पता चलती है। अब जैसा कि हमने बोला, एसडीआर जो भी चीज है
जो कि हमारा क्वेश्चन मार्क था, उस पे इंटरेस्ट मिलता है। अब जब एसडीआर की वैल्यू डेली निकाली जाती है तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है एसडीआर पे वो डेली नहीं निकाला जाता, वो वीकली निकाला जाता है। यहाँ पे 2 पॉइंट, एसडीआर की वैल्यू कब निकाली जाती है, वो निकाली जाती है डेली। एसडीआर के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है, वो एक्रू होता है, वो कितना कब निकाला जाता है, वो वीकली निकाला जाता है, 7 डेज में एक बार। अब यहाँ पे हमने देखा था कि एसडीआर की वैल्यू डेली निकाली जाती है। डेली क्यों निकाली जाती है? एसडीआर को जब हम ब्रेक करके देखते हैं तो एसडीआर क्या है? एसडीआर बास्केट ऑफ करेंसीज है। बास्केट ऑफ करेंसीज मतलब 5 तरीके की करेंसीज हैं जिनका अपना खुद का एक वेट है। उन सबके वेट को सम अप कर दें तो उसको बास्केट ऑफ करेंसीज बोला जाता है और वो ही एसडीआर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इनको फ्रीली यूजेबल करेंसीज भी कहा जाता है। आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज के बीच में इनका ट्रांजैक्शन और इनका फ्लो एकदम फ्री है। अब बास्केट ऑफ करेंसीज में देखा जाए तो इन बास्केट ऑफ करेंसीज में कितनी करेंसीज हैं? करंटली यहाँ पे 5 करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं। पहली है यूएस की डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग। डॉलर उसका सबसे ज्यादा वेट है, उसके बाद जो यूरो है उसका वेट है, उसके बाद चाइनीज युआन का वेट है, उसके बाद जापानीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग। आईएमएफ इस बास्केट को रिव्यू करता है हर 5 साल में एक बार, और अगर जरूरत होती है तो कोई और करेंसी भी ऐड कर दी जाती है। लास्ट बार ये रिव्यू हुई थी 2016 में। 2016 में चाइनीज युआन को ऐड करा गया था। तो लेटेस्ट करेंसी जो इस बास्केट ऑफ करेंसीज में एसडीआर के ऐड की गई, दैट इज चाइनीज युआन। अब यहाँ पे एसडीआर का होल्डिंग एंड एलोकेशन भी समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ एलोकेशन मेंबर कंट्रीज असाइन 2 पोजीशंस ऑफ द सेम अमाउंट, दैट इज होल्डिंग एंड एलोकेशन। काफी कुछ बोल दिया है, इसको जरा ब्रेक करके समझते हैं। जैसे कि ये कंट्री है, मान लीजिए ये एक कंट्री, ये डिक्लेयर हो गया कि अब ये एक आईएमएफ का मेंबर है। ठीक है, अब आईएमएफ का मेंबर ये डिक्लेयर हो चुका है कंट्री, तब आईएमएफ इसको सेम अमाउंट के 2 पोजीशंस देगी। पहला पोजीशन बोला जाएगा होल्डिंग, सेकंड पोजीशन बोला जाएगा एलोकेशन। अब इन दोनों का जो वैल्यू है वो एकदम सेम है, मतलब होल्डिंग इज इक्वल टू एलोकेशन। अब जैसे कि हमने बोला, अगर होल्डिंग जितनी भी होती है किसी भी आईएमएफ मेंबर कंट्री पे, उस पे उसको मिलता है इंटरेस्ट। होल्डिंग अगर होगी तो उसको मिलेगा इंटरेस्ट, लेकिन उसका जो एलोकेशन है, उसका जो एलोकेशन वाला कंपोनेंट है, उस पे वो देगा इंटरेस्ट। ठीक है, उसका इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। तो जनरली होल्डिंग और एलोकेशन जो ये यूनिट्स हैं ये आपस में बराबर होती हैं, तो इसलिए उस पे इंटरेस्ट अर्न्ड और इंटरेस्ट गिवन, इंटरेस्ट जो मिला और जो इंटरेस्ट दिया वो बराबर होता है, तो आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। तो नेट इंटरेस्ट जो बनता है यहाँ पे 0 बनता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कोई कंट्री आईएमएफ का मेंबर बनती है, उसको 2 पोजीशंस ऑफ द सेम अमाउंट दी जाती हैं। पहली पोजीशन को बोला जाता है होल्डिंग, सेकंड पोजीशन को बोला जाता है एलोकेशन। होल्डिंग पे उसको मिलता है इंटरेस्ट, एलोकेशन पे वो देता है इंटरेस्ट। जनरली होल्डिंग और एलोकेशन बराबर होती हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट जो अर्न होता है और जो इंटरेस्ट जो देना होता है वो बराबर होता है, तो वो आपस में नलीफाई होकर कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एसडीआर किस तरीके से इकोनॉमिकल क्राइसिस और बीओपी क्राइसिस को हैंडल करने में यूजफुल होता है। जैसे कि ये 2 कंट्रीज हैं, ये कंट्री ए, ये कंट्री बी। इसके पास अपना एसडीआर एलोकेशन है और होल्डिंग है, इसके पास कुछ फ्रीली यूजेबल करेंसीज हैं। इसी तरह बी के पास भी कुछ एसडीआर हैं और फ्रीली यूजेबल करेंसीज हैं, लेकिन बी के पास फ्रीली यूजेबल करेंसीज ज्यादा है। देखिए, अब फ्रीली यूजेबल करेंसीज क्या थी? फ्रीली यूजेबल करेंसीज ये सारी, डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग। इसके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं फ्रीली यूजेबल करेंसीज। आईएमएफ मेंबर कंट्रीज में ये करेंसीज एक दूसरी कंट्री से फ्रीली फ्लो की जा सकती है। किसके थ्रू की जा सकती है? वो एसडीआर के थ्रू की जा सकती है। एसडीआर इनेबल करता है इन करेंसीज का फ्री फ्लो अक्रॉस द मेंबर कंट्रीज ऑफ आईएमएफ। ये हमने देखा, यहाँ पे एसडीआर है, एसडीआर के साथ यहाँ पे फ्रीली यूजेबल करेंसीज हैं। ए के पास फ्रीली यूजेबल करेंसीज कम है, बी के पास फ्रीली करेंसीज ज्यादा है। अब इनमें से किसी के पास भी बीओपी क्राइसिस आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है, इनमें से किसी को अपनी फ्रीली यूजेबल करेंसीज ज्यादा करनी है, तो फ्रीली अब ए का बी के साथ टाई अप हो गया कि बॉस आप मेरे एसडीआर ले लीजिए और मेरे को फ्रीली यूजेबल करेंसीज दे दीजिए। इससे क्या होगा? मेरा बीओपी क्राइसिस सॉल्व। फ्रीली यूजेबल करेंसीज जो कि डॉलर, यूरो, जापानीज येन, स्टर्लिंग पाउंड एंड चाइनीज रेनमिन भी है, इनका आपस में जैसे कि हमने जाना
अगर IMF मेंबर्स हैं आपस में इनका फ्लो फ्रीली होता है SDR के, तो ये यहाँ पे A और B के बीच में ट्रांजैक्शन हो सकता है। अब हम जरा डिटेल में समझते हैं ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से होता है। अल्टीमेट आउटपुट ये आना चाहिए कि A और B रेस्पेक्टिव कंट्री जो IMF की मेंबर्स हैं इनके पास सुटेबल लिक्विडिटी होनी चाहिए, जिसी की वजह से ये फ्रीली यूजेबल करेंसीज और SDR के स्वैप या फिर आदान प्रदान की वजह से अपनी ये स्टेबिलिटी अचीव करना चाहे। अब इसको जरा डिटेल में देखो। दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि किस तरीके से IMF के मेंबर कंट्रीज के बीच में फ्री फ्लोइंग करेंसीज का फ्लो होता है SDR के थ्रू। IMF जैसे यहाँ पे सेंटर में है, इसके अलावा यहाँ पे C1, C2, C3, C4 से इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। अब यहाँ पे बहुत ही फ्री फ्लो ऑफ SDRs एंड फ्री फ्लो ऑफ करेंसीज होता है, कोई भी किसी को बोलता नहीं है, वॉलंटरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस को बोलते हैं VTA, वॉलंटरी ट्रेडिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे कोई भी जैसे कंट्री C है, C2 है, यहाँ पे इसको प्रॉब्लम आई, इसको इकोनॉमिक क्राइसिस आया या फिर इनको बैलेंस ऑफ पेमेंट इनका डिस्टर्ब है, उसके लिए इन्होंने सीधे बोल दिया कि बॉस मेरे को अपना SDR देना है और मेरे को फ्री फ्लोइंग करेंसी चाहिए और मैं विलिंग हूं अपने SDR लूज आउट करने के लिए। तो यहाँ पे जिस भी कंट्री के पास तरीके का सेटअप होगा कि इनकी इस डिमांड को पूरी कर सके, वो कंट्री और ये आपस में ट्रांजेक्शन कर लेगी और IMF इस ट्रांजेक्शन को अलाउ कर देगी। अगर बारीकी में जाएं तो यहाँ पे दो सिनेरियोस बनते हैं कि अगर कोई कंट्री है, ठीक है, जिसका एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, तो या तो वो ये बोलेगी कि मेरे को SDR मेरे पास बहुत सारे हैं, मेरे को फ्री फ्लोइंग करेंसी चाहिए, तो फ्री फ्लोइंग करेंसी वो लेंगे, इसके बदले में SDR इनका डाउन हो जाएगा, SDR देंगे और फ्री फ्लोइंग करेंसी ले लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमने समझा था शुरू में, जब SDR कोई कंट्री IMF का मेंबर बनती है तो उसको दो सेट्स में ये पर्टिकुलर चीजें अलॉट होती हैं, एक को बोलते हैं होल्डिंग, एक को बोलते हैं एलोकेशन। अब जब इन्होंने इस पर्टिकुलर केस में इस कंट्री को फ्री फ्लोइंग करेंसी चाहिए थे और उन्होंने SDR दे दिए, अब SDR दे दिए तो जब कोई कंट्री SDR दे देती है तो उसका होल्डिंग वाला कंपोनेंट वो नीचे आ जाता है। तो जो अभी ये होल्डिंग और एलोकेशन बराबर में दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से दिखने लगता है, ठीक है। ये होल्डिंग, अब जब मैंने SDR दे दिए और फॉरेन फ्री फ्लोइंग करेंसी ले ली, तो मेरा जो होल्डिंग कंपोनेंट है वो कम हो जाएगा एलोकेशन से। तो जितना कम हुआ है, तो इतना पार्ट इससे एलोकेशन वाले कंपोनेंट से कम हुआ है, इस पे अब इस कंट्री को इंटरेस्ट देना होगा। शुरू में H इज इक्वल टू A, लेकिन हमको SDR देने थे और क्योंकि हमको इस सिनेरियो में फ्री फ्लोइंग करेंसी चाहिए थी तो मैंने SDR दिए। SDR देने की वजह से मेरा होल्डिंग कंपोनेंट कम हो गया। होल्डिंग कंपोनेंट जितना कम हुआ मेरा अलॉटेड कंपोनेंट के मुकाबले में, उतने कम हुए पार्ट पे मुझे इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। इसे दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं। मेरे पास SDR नहीं है, मेरे पास फ्री फ्लोइंग कैपिटल है, मेरे को SDR बढ़ाने। यहाँ पे फिर से होल्डिंग वाला कंपोनेंट इक्वल टू अलॉटमेंट वाला कंपोनेंट मींस H इज इक्वल टू A। मैं विलिंग हूं कि मैं अपनी फॉरेनली फ्लोइंग करेंसीज को लूज आउट कर दूं और SDR बढ़ा दूं। जब मैं SDR बढ़ाऊंगा तो मेरा होल्डिंग कंपोनेंट बढ़ जाएगा, मेरी जो कैश रिजर्व्स हैं, जो मेरे फ्री फ्लोइंग करेंसीज हैं, वो कम हो जाएंगी, फॉरेक्स रिजर्व मेरा डाउन हो जाएगा, बट मेरा जो होल्डिंग कंपोनेंट है वो मेरा अलॉटेड कंपोनेंट से बढ़ जाएगा। अब क्योंकि पिछली बार मेरा होल्डिंग कंपोनेंट अलॉटेड से कम था, तब हो गया था ट्रांजैक्शन की वजह से, उसमें मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ा था, लेकिन अब होल्डिंग कंपोनेंट मेरा बढ़ गया है, तो जितना ज्यादा मेरा बढ़ा है होल्डिंग कंपोनेंट, उस पे मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास ये पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से IMF अपने अपना पार्टनर कंट्रीज के बीच में फंड्स को फ्लो करा के उनका लिक्विडिटी बरकरार रखती है और उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है। पहला सिनेरियो ये हो सकता है, भाई कोई कंट्री है, उसने बोला कि मेरे पास मैं SDR लूज आउट करने के लिए रेडी हूं, मेरे को फ्री फ्लोइंग कैपिटल, मेरी फ्री फ्लोइंग करेंसीज चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने इस प्रोसेस के थ्रू करा, उनका जो H इज इक्वल टू A था, लेकिन उन्होंने SDR दे दिया तो उनका होल्डिंग कंपोनेंट कम हो गया। अब होल्डिंग कंपोनेंट जितना कम हुआ A से, उस कंपोनेंट पे उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकंड सिनेरियो क्या है? सेकंड सिनेरियो में SDR है, मैं फ्री फ्लोइंग करेंसी देना चाहता हूं, मैं फ्री फ्लोइंग करेंसी दूंगा तो SDR मुझे मिलेगा, फिर से मेरा H कंपोनेंट और A कंपोनेंट शुरू में बराबर होता है जब तक मैं इस तरीके का कोई भी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस नहीं करता। लेकिन मैंने इस तरीके से डिमांड रेज करी, मैंने फ्री फ्लोइंग करेंसी चली गई हैं, तो अब मेरा उसके बदले मैंने SDR लिया तो मेरा क्या बढ़ता है, मेरा H बढ़ जाता है। सीधे SDR का डायरेक्ट कोरिलेशन है होल्डिंग के साथ। SDR अगर जाता है तो मेरा मतलब एक तरीके से देखा जाए SDR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होल्डिंग कंपोनेंट, ठीक है। SDR मेरा जाता है तो H मेरा कम हो जाता है, SDR मेरा आता है तो H मेरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मेरा H A से बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा होगा A से H का कंपोनेंट, उस कंपोनेंट पे इस पर्टिकुलर कंट्री को इंटरेस्ट मिलेगा। और इस तरीके से ये सारी कंट्रीज जो भी IMF के मेंबर्स हैं, इस पूरे ट्रांजैक्शंस के थ्रू अपना लिक्विडिटी
बना के रखती हैं और अपने आप को किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस से दूर रखती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अगर समराइज करें तो हमने जाना, जो शुरू में सवाल हमने एक काफी ओपन एंडेड रख दिया था, व्हाट आर एसडीआर। एसडीआर हमें नहीं पता, हमने सारे टर्म्स, इस पूरे टर्म को जितनी भी तरीके से हो सकता है चारों एंगलों से इसे समझा, इसके ब्रेक किया, छोटे छोटे पार्ट को समझा। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्या है, एसडीआर करेंसी है दोस्तों, एसडीआर करेंसी नहीं है। क्या ये क्लेम है किस तरीके का, आईएमएफ में नहीं है, क्लेम नहीं है। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि इट इज अ पोटेंशियल क्लेम ऑन फ्रीली यूजेबल करेंसीज ऑफ आईएमएफ मेंबर्स। ठीक है, यहाँ पे हमने समझा भी और यहाँ पे जाना भी, ये पॉइंट एकदम करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट। जब दो कंट्रीज आईएमएफ मेंबर्स अगर वो हैं आपस में फ्रीली यूजेबल करेंसीज का आदान प्रदान करती हैं एसडीआर के द्वारा, एक दूसरे को स्टेबलाइज करने में काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं। और यहाँ पे जो यूनिट इस पूरे ट्रांजैक्शन को अलाउ करता है उसको बोलते हैं एसडीआर। एसडीआर एक बास्केट ऑफ करेंसीज भी है। बास्केट ऑफ करेंसीज में देखा जाए 5 तरह की करेंसीज हैं, डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग। सबसे रिसेंटली जो इसमें ऐड हुआ है वो है चाइनीज युआन। आईएमएफ इसको रिव्यू करता है बास्केट को हर 5 साल में। 2016 में चाइनीज युआन को इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, ये 5 करेंसीज हैं जिनको फ्रीली यूजेबल, फ्रीली फ्लो करेंसीज बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमने समझा कि व्हाट आर एसडीआर। एसडीआर किस तरीके से आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज को हेल्प करता है अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए और स्टेबिलिटी बनाने के लिए। थैंक यू। तो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, प्लीज कमेंट, वी विल ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में।